हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। उसके बाद से हमने पढ़ाया था आपको पास्कल्स लॉ के बारे में। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है वो सबसे पहले समझिए। हिंदी में उसको प्रत्यास्थता कहा जाता है। क्लियर होगी बात? जैसे में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज़ का अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आना ही इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, क्या बोले हम? किसी भी चीज़ का प्रारंभिक अवस्था में लौट आना ही इलास्टिसिटी कहलाता है। सपोज डैट, मान लीजिए कि जो हम लोग रबर लेते हैं, उसको रबर को क्या करते हैं, खींचते हैं, और फिर जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो जिस सिचुएशन में था, जिस पोजीशन तो इधर उधर चेंज हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसे, मतलब जिस शेप में था उस शेप में क्या होता है कि वो पूर्णतः फिर अपना आ जाता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलास्टिसिटी कहते हैं। लिखिएगा इलास्टिसिटी के बारे में। प्रत्यास्थता ये होता है आपका किसी भी चीज़ का अपने प्रारंभिक अवस्था में किसी भी चीज़ का अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आना प्रत्यास्थता कहलाता है। एक तो ये प्रत्यास्थता हो गया। सेकंड आपका आता है प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो सुघाटिए। अरे इसको समझिए, इलास्टिसिटी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हम जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में खींचने के बाद अगर उसको छोड़ते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि पुनः वो अपना चला जाता है। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है कि जो होता है अपना पूर्णता अवस्था फिर वो प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक ना, मतलब वैसी चीज़ जो लौट कर नहीं आता, जिस अवस्था में उस अवस्था में नहीं जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लास्टिक कहते हैं। सपोज दैट ये मेरा क्या है, तो पेन है, इसको हम खींचेंगे तो खींचाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जिस सिचुएशन में, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में ये रहेगा, तो ये मेरा क्या होता है, तो ये प्लास्टिक हो जाता है। और रबर को हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है कि उसको खींचते हैं तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में पुनः क्या होता है, तो लौट जाता है। तो रबर मेरा क्या हो जाता है, तो इलास्टिसिटी। और पेन या कोई भी ठोस मटेरियल जो होता है वो आपका प्लास्टिक में से सुघाटे हो जाता है। समझ में आ गई बात? इसके बारे में लिखिएगा कि वैसी चीज़, एकदम बारीकी से लिखते चलिएगा, वैसी चीज़ जो लौट कर नहीं आता, प्लास्टिक कहलाता है। प्लास्टिक कहलाता है। हम आपको दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, घर किस बालू को बनता है, तो रेड हम सैंड लिख देते हैं। और एक गंगा जी वाला भी बालू होता है आपका वाइट सैंड। अब आपको इसमें कंपेयर करके बताना है दोनों में कि कौन मेरा इलास्टिसिटी है और कौन है मेरा कि प्लास्टिक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए, घर जो बनाया जाता है वो रेड सैंड का बनाया जाता है। रेड सैंड का क्यों बनाया जाता है? इसको क्या करते हैं, किसी भी तरह बालू को इधर उधर कर देते हैं। बालू के ढेर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, तो रेड सैंड का आपका ढेर है इस टाइप से। अगर हम इसमें उंगली डालते हैं, ठीक है, या फिर कोई डंडा से अंदर करते हैं और फिर खींचते हैं, तो क्या कीजिएगा, भर भरा के क्या होता है कि गिर जाता है। माने ये जिस अवस्था में था उस अवस्था में तो था ही, लेकिन अगर बीच में गैप मिलता है तो क्या होता है कि आपका पूरा फील हो जाता है।
लेकिन वाइट सैंड जो होता है, जो नदी, गंगा जी के नदी के किनारे मिलता है, उसमें क्या कीजिएगा कि देखिए, अगर उंगली डालिएगा या फिर उसमें हम कोई भी चीज़ को ये करते हैं, क्या बोला जाता है कि उसमें डंडा से ही या कोई भी चीज़ से मतलब उसको हम खोदते हैं तो वो सेम शेप में आ जाता है, वो उसके बाद से शेप चेंज नहीं होता है, ऊपर से जो बालू है वो सैंड नहीं भर पाता है। तो ये मेरा क्या होता है, रेड सैंड जो होता है आपका इलास्टिसिटी हो जाता है, और सेकेंड है वाइट सैंड जो होता है आपका प्लास्टिक के रूप में चला जाता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपका कंपेयर करना है। अभी हम बोल रहे थे कि रबर, अब आपको देखना है कि स्टील और रबर में किसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। सोच के बताइएगा, स्टील और रबर में किसमें इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले बातों का ध्यान दीजिए, अगर कोई भी चीज़ में कंपेयर करना है तो उसको सेम जो होता है लेंथ का लेना पड़ता है। इसमें मान लीजिए कि इसका भी सेम लेंथ है और इसका भी सेम लेंथ है, तो अगर सपोज दैट ये मेरे हाथ में क्या है, तो मान लीजिए कि ये स्टील है, स्टील को अगर हम क्या करेंगे कि दबाव देंगे, ठीक है, इधर करेंगे तो ये झटका से तुरंत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम मटेरियल का मतलब सेम लेंथ का अगर हम क्या करते हैं और सेम थिकनेस का अगर हम रबर यूज करते हैं, तो हो सकता है कि इस पर 2-4 बार इधर इधर करें तो ये सिर्फ ऐसे ही लपले रह जाए। समझ में आ गई बात। तो ये अपना पूर्णता अवस्था में नहीं जाता है, लेकिन स्टील क्या होता है कि अगर जिसे ही इसको मोड़िएगा तो ये अपने पूर्णता अवस्था में क्या होता है कि चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इलास्टिसिटी किस में होती है, तो स्टील और रबर में जब भी कंपेयर करने को देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे स्टील हो जाएगा। स्टील क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर होगी बात, रबर में कम होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आप पटना में एक ओवर ब्रिज है, गांधी सेतु, उसमें ये हम क्या करते हैं कि ब्रिज बन गया आपका, उसमें पहले क्या था, अब तो है कि एक साइड का टूट गया है, दूसरा साइड पे क्या हो रहा है, तो बन रहा है। तो या उसमें क्या था कि खांचेदार बना रहता था, और सब क्या था कि उसके अंदर जो था रड तो यूज था, लेकिन रड किस चीज़ का था, तो आपका स्टील का रड था। तो जब भी उसमें देखते थे कि वो जंप करते रहता था, खांचेदार इस टाइप से बना रहता था, अगर गाड़ी का प्रेशर इधर आया तो इधर उठ गया, और प्रेशर इधर गया तो इधर उठ गया, मतलब वो जंप करते रहता था, ठीक है। तो इसी कारण वो पुल बहुत ज़्यादा दिन तक चलता रहता था, ठीक है। लेकिन इंजीनियर लोग सोचे कि स्टील का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इतना मतलब स्ट्रांगली रूप से आपका वर्क कर रहा है, तो मजबूती बनाए रखता है, तो काहे नहीं हम पूरा पुलवे को हम स्टील से कर दें, स्टील से बना दें, ठीक है। तो अब जाके देखिएगा कि जो भी आपका इस टाइप से बन रहा है वो सब स्टील से है। समझ में आई बात। तो स्टील इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इलास्टिसिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी और प्लास्टिक दोनों समझ में आ गई होगी। इलास्टिसिटी मतलब किसी भी चीज़ का अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आना ही इलास्टिसिटी कहलाता है, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है कि वैसी चीज़ जो लौट कर नहीं आता है वो क्या होता है, तो प्लास्टिक कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, इसको हिंदी में विकृति बोलते हैं। विकृति क्या है भाई, मतलब किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्ट्रेन कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, लिखिएगा स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन ये हो गया आपका विकृति, ठीक है। लिखिएगा किसी भी चीज में, किसी भी चीज में जो चेंजिंग आता है, किसी भी चीज में जो चेंजिंग आता है स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन कहलाता है। क्लियर होगी बात।
स्ट्रेन बराबर देखिए क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है आपका परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। ये फॉर्मूला होता है सिर्फ स्ट्रेन का, समझ में आ गया। सपोज डैट यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कोई पूछ देगा कि किसी भी वस्तु की लंबाई पहले 10 मीटर थी, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी वस्तु की लंबाई पहले 10 मीटर थी और वो बढ़कर या बदल कर 12 मीटर हो गई, तो स्ट्रेन क्या होगा। ठीक है, पर यहाँ मत समझिए, किसी भी वस्तु की लंबाई 10 मीटर थी और वह बदलकर 12 मीटर हो गई, तो स्ट्रेन क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए, कॉपी भी बनाइए उसको। किसी भी वस्तु की लंबाई 10 मीटर थी और वह बदलकर 12 मीटर हो गई, तो स्ट्रेन मेरा क्या होगा। देखिए आप लोग बनाइएगा, फिलहाल देखिए इसमें स्ट्रेन बराबर क्या होता है, लंबाई, लंबाई में ही ना परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लंबाई में परिवर्तन, फॉर्मूला मेनली रूप से ही होता है परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। आप लिख लीजिएगा लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक के लंबाई। देखिए लंबाई में कितना परिवर्तन था, सबसे पहले 10 मीटर था और बढ़ के कितना चला गया, तो 12 मीटर, मतलब कितना बढ़ा, तो 2 मीटर का क्या होता है कि चेंजिंग आता है, परिवर्तन आता है। तो ऊपर में क्या लिख देंगे हम लोग, तो 2 और प्रारंभिक लंबाई कितना था, स्टार्टिंग में उसका लंबाई यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, 10 मीटर, और इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या होगा 0.2 मीटर, ये मेरा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। समझ में आ गया, मतलब क्या 0.2 मीटर का जो मेरा स्ट्रेन आता है इसमें, समझे। तो इस टाइप से छोटा छोटा जो है आपको से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे, टाइप ऑफ स्ट्रेन में आते हैं कि ये कितना प्रकार का होता है। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। लिख लीजिएगा कि देयर आर 4 टाइप्स, यहाँ पे लिख लेते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ब्रैकेट में विकृति। क्लियर हो गया। फर्स्ट में सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। सबसे पहले क्या होता है कि अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, तो अनुदैर्ध्य विकृति। इसमें क्या होता है, सिर्फ नॉर्मली ध्यान से आगे बढ़ देखते चलिए कि इसमें क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का या जब भी किसी वस्तु का लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा जब भी किसी वस्तु का लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। सिर्फ नॉर्मली एक भाषा में याद रखिए कि लंबाई में अगर चेंजिंग आया तो वो कौन सा स्ट्रेन हो जाएगा, तो आपका अनुदैर्ध्य
विकृति कहलाता है। समझ में आ गई बात? एकदम बारीकी से पढ़ते चलिए स्टेप बाय स्टेप। लंबाई में परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया था आपका? अनुदैर्ध्य विकृति हो गया। जैसे अभी कुछ देर पहले हम मतलब क्वेश्चन लिखवाए हैं आपका कि किसी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर लंबाई था और क्या हो गया कि 12 मीटर हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 10 मीटर लंबाई था मेरा और क्या हो गया था फिर 12 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये मीटर लंबाई में चेंजिंग हुआ, तो ये किस प्रकार का स्ट्रेन हुआ? तो आपका अनुदैर्ध्य स्ट्रेन हुआ। समझ में आ गया बात? इसका भी फॉर्मूला सबका सेम ही होता है। स्ट्रेन बराबर फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या आता है? लंबाई मतलब प्रारंभिक, यहाँ लिख लीजिएगा, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। समझ में आ गई बात? तो ये आपका अनुदैर्ध्य विकृति का क्या होता है कि जब पूछेगा कि विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का विकृति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लाभ। सिर्फ हम वही बताए थे स्टार्टिंग में, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान याद करना है और उसी पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। सेकेंड आपका आता है आयतन में परिवर्तन। देखिए आयतन में परिवर्तन, ठीक है, आयतन में परिवर्तन देखिए क्या होता है आपका कि जब भी किसी वस्तु का आयतन में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? तो आयतन में परिवर्तन। यहाँ पे लिख लीजिए, जब भी किसी वस्तु का आयतन में चेंजिंग, जब भी किसी वस्तु का आयतन में चेंजिंग होता है तो आयतन परिवर्तन कहलाता है। जब भी किसी वस्तु का आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन विकृति, यहाँ लिख लीजिएगा, आयतन विकृति कहलाता है। ठीक है, इसका भी देखिए क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रेन बराबर इसमें भी लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? तो आयतन में चेंजिंग बटा प्रारंभिक लंबाई या प्रारंभिक आयतन जो था आपका, यह आयतन है तो आयतन लिखेगा। अब मान लीजिए कि बोलता है कि किसी भी अवस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आयतन है पहले 10 मीटर क्यूब था, पहले क्या था? तो 10 मीटर क्यूब था और वह बदल कर कितना हो गया? तो 15 मीटर क्यूब हो गया। तो पूछेगा कि आयतन का विकृति कितना होता है? तो स्ट्रेन बराबर हम लोग फिर वहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? पहले 10 था और 15, मतलब कितना का परिवर्तन हुआ? तो 5 मीटर क्यूब का। ठीक है, बाई अब स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक आयतन कितना था? तो मेरा 10, 5 टू जो क्या हो गया? तो 10, 1/2 ये कितना होगा? तो 0.5 मीटर क्यूब का जो वहाँ पे स्ट्रेन हो रहा है। समझे? तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगा और न्यूमेरिकल पर्सन से यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। सेकेंड में लिखते हैं हम लोग पार्श्व विकृति। पार्श्व में होता है आपका डायमीटर। डायमीटर जैसा पता है व्यास कैसे होता है वो आपको बताते हैं। थर्ड नंबर में देखिएगा पार्श्व विकृति। मान लीजिए कि मेरा शरीर का जो डायमीटर है, ठीक है, तो इधर से चेंजिंग, इधर से चेंजिंग, इधर से चेंजिंग, इधर से चेंजिंग जब भी आएगा, मतलब चारों, मतलब सभी साइड से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका पार्श्व विकृति। यहाँ पे लिख लीजिएगा डायमीटर में चेंजिंग होता है, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं व्यास में चेंजिंग। ठीक है, व्यास में चेंजिंग होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पार्श्व विकृति कहा जाता है। एक देखिए पार्श्व हो गया,
और एक लास्ट 4th नंबर है आपका अनुदैर्ध्य अपरूपण लिखते हैं, अनुदैर्ध्य तो लिखवा दें, अपरूपण विकृति। इसमें देखिए अपरूपण विकृति में क्या होता है कि आकार या आकृति में चेंजिंग आता है, ठीक है, क्या होता है तो आकार या आकृति में, यहाँ पे लिख लीजिएगा आकार या आकृति में चेंजिंग होगा तो उसमें क्या होता है तो अपरूपण विकृति कहलाता है। एक देखिए एग्जाम में पूछा था इस बार कि पायसन गुणनांक क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पायसन गुणनांक, पायसन गुणनांक ये देखिए क्या होता है, प से क्या होता है पायसन, इसमें क्या मैच कर रहा है तो पार्श्व, तो हम क्या लिख देंगे पार्श्व विकृति बटा क्या हो जाएगा तो अपरूपण, अपरूपण विकृति। यहाँ से देखिए ये एक जैसे हम लोग इसको याद करने योग्य है, सिर्फ याद कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था जैसे हम लोग F बराबर m में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जब हम लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ पे फॉर्मूला याद किया था, उसी टाइप से यहाँ पे याद कर जाइएगा आप लोग कि पायसन गुणनांक बराबर क्या होता है पार्श्व विकृति बटा अपरूपण विकृति। इसमें देखिए किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा था उसको देखते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन आपका पूछा था कि किसी वस्तु का व्यास 10 मीटर से बढ़कर, ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु का व्यास 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर तथा उसकी लंबाई जो था 100 मीटर से बढ़कर या बदलकर 110 मीटर हो जाती है तो पायसन गुणनांक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। किसी वस्तु का व्यास किसी वस्तु का व्यास 10 मीटर से 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो जाता है, 12 मीटर तथा लंबाई 100 मीटर, ठीक है। यह अपरूपण के जगह पर अनुदैर्ध्य लिख लीजिएगा, अनुदैर्ध्य विकृति तथा लंबाई 100 मीटर से बढ़कर 110 मीटर हो जाती है तो पायसन गुणनांक क्या होता है। जिसको हम लोग शॉर्ट में दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है सैग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस एंड पायसन गुणनांक क्या होगा। पायसन गुणनांक क्या होगा तो सबसे पहले देखिए हमने फॉर्मूला लिखा क्या था कि पायसन गुणनांक बराबर क्या होता है पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। समझ में आ गई बात। पार्श्व विकृति में क्या होता है कि व्यास में चेंजिंग होता है, तो यहाँ पे लिख रहा है सबसे पहले व्यास में, या सबसे पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पे पार्श्व विकृति बराबर फॉर्मूला मेरा क्या होता है कि परिवर्तन किसमें व्यास में, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास। यहाँ से निकालिए व्यास में परिवर्तन कितना हो रहा है 10 मीटर था और बढ़ के 12 मीटर, चेंजिंग कितना हो रहा है तो 2 मीटर का लिख दिए, और प्रारंभिक व्यास मेरा कितना है तो 3 मीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। ये क्या निकला था आपको पार्श्व विकृति निकल गया। समझ में आ गया बात। फिर है अनुदैर्ध्य विकृति। देखिए क्या होता है अनुदैर्ध्य विकृति, बताए थे आपको थोड़ा देर पहले कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का लंबाई में जो चेंजिंग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति लिखिए,
अनुदैर्ध्य विकृति बराबर मेरा क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा ये क्या हो जाएगा तो आपका प्रारंभिक लंबाई। समझ में आ गया बात। लंबाई पहले कितना था, लंबाई में चेंजिंग देखिए क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, पहले 100 मीटर था आपका, यहाँ पे दिया हुआ है ना ऑलरेडी। 100 मीटर से बढ़कर कितना हो जा रहा है तो 110 मीटर। कितना का चेंजिंग हो रहा है, 3 मीटर का। और मेरा स्टार्टिंग लंबाई कितना है, प्रारंभिक लंबाई कितना था तो 100 मीटर। तो ये मेरा कैंसिल कितना हो जाएगा तो यहाँ से 0.1 मीटर। समझ में आ गई बात। अब हम लोग पढ़ते हैं, बनाएंगे पाइथन गुणनांक। मेरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पाइथन गुणनांक। फोर्थ सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड पाइथन गुणनांक बराबर कितना हो जाएगा तो 0.2 बाई 0.1। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। नॉर्मल मेरा कितना हो गया तो 2 मीटर। ये मेरा क्या होगा तो आंसर। इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये वाला पूछा था एग्जाम में। समझ में आ गया बात। तो ये जो था इलास्टिसिटी के बारे में भी और हम लोग को बताएंगे कि टक्कर कैसे लगता है, टक्कर के बाद क्या होता है। जैसे हम लोग आपका जड़त्व का नियम पढ़े थे तो उसमें भी पढ़े थे, तो वो जैसे था का P1 = M1 × V2, इस टाइप से जो हम लोग पढ़े थे सेम वैसे ही कुछ है यहाँ पे भी। तो उसको हम लोग क्या करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टक्कर क्या होता है। इसके बाद से फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए।